आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे महिला आरक्षण पास या फेल, देश से झूठ कौन बोल रहा। दरअसल आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। संसद के विशेष सत्र में आज वो 3 विधेयक मेज पर रखे गए जो भारत की संसद की पूरी तस्वीर बदलने वाले। केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए 2029 तक महिलाओं को 33% आरक्षण देने का दावा करे, लेकिन इस आरक्षण की राह परिसीमन की उस टेढ़ी गली से होकर गुजरती है जिस पर विपक्ष ने लाल झंडा दिखा दिया। मिलाते हैं एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विकास पांडे जुड़ चुके हैं। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, जिस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मंशा महिलाओं को हक देने की है, तो इसे 2029 तक क्यों टाला गया? क्या आप 543 सीटों में से अभी 33% आरक्षण नहीं दे सकते? स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। स्नेहा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपको भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बहुआयामी बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल है, जो कि मुझे लग रहा था कि 2034 में प्रस्तावित था और उसे अतिशीघ्र लागू करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, वो इनिशिएटिव एक दिन रंग लाएगा और न्यूज रूम से मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि किसी दिन कोई स्नेहा निकलेंगी और देश की संसद में प्रतिनिधित्व करेंगी। तो इसलिए मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। लेकिन स्नेहा जी, इन सब के बीच आपने जो सवाल छोड़े हैं तमाम से, मैं सुन रहा था आपके विश्लेषण को, और इन सवालों में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप सबने मिस कर दी। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरा काम है राजनीतिक रूप से राजनीतिक तरीके से चीजों का विश्लेषण करना, लेकिन इनके इतर भी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज विरोध करने की श्रेणी में कौन कौन लोग खड़े हैं? विरोध करने की श्रेणी में स्नेहा जी वो लोग खड़े हैं जो बगल की संसद में बैठ करके, संसद में कौन बैठ करके विरोध कर रहा है? मां बेटी बैठ करके विरोध कर रहे हैं, पति और पत्नी बैठ करके विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें यह डर लग रहा है कि जब स्नेहा जैसी कोई बेटी निकल करके आकर के संसद की दहलीज पर आएगी और संसद की शोभा बढ़ाएगी, तो निश्चित तौर पर किसी की पत्नी को वहां से बाहर जाना पड़ेगा, किसी की बेटी को वहां से बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो बेटी और भाई भतीजा बात के लोग हैं, इन्हें इस महिला आरक्षण में भी आज खोट नजर आ रहा है, आज इस पर भी इन्हें राजनीति हावी नजर आ रही है। मैं विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो जब 2023 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्नेहा जी, जब ये बहुप्रतीक्षित बहुआयामी बिल लेकर के आए थे नारियों की, देश की आधी आबादी के सम्मान में, तब यही लोग कह रहे थे कि आपको 2034 में 35 में लागू करने के लिए इतना लंबा क्यों ले रहे हैं, अभी हम इस पर इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे हैं। इन्हीं के नेता कह रहे थे ना, तमाम से बयान इनके आज सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद आज देखिए स्थितियां और परिस्थितियां देखिए कि एक घड़ियाली आंसू बहाते हुए आ गए कि साहब, हाय मुस्लिमों की महिलाओं का क्या होगा, हाय इसे अभी क्यों लागू करना चाह रहे हो। तो ये घड़ियाली आंसू इसलिए नहीं बहाए जा रहे हैं, ये केवल इसलिए बहाए जा रहे हैं क्योंकि भविष्य इस बात का द्योतक बनेगा, भविष्य इस बात की दस्तक देगा कि कोई स्नेहा न्यूज रूम से निकलेंगी और देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में अपनी आवाज जब बुलंद करेंगी, तो किसी की पत्नी को उस संसद से बाहर जाना पड़ेगा, किसी की बेटी को उस संसद से बाहर जाना पड़ेगा। ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है स्नेहा जी। जी विकास जी, एक तरफ ये कहा जाता है कि बिल में भले आप नारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको आप अपना नारा बना लिया। दूसरी तरफ अभी आपने सुना शैलेंद्र जी ने कहा कि हमें डर इस बात का है कि आखिर फिर आप एक मोड़ पे महिलाओं को, बहन बेटियों को छल लेंगे, जैसा कि आपने अभी तक किया है। ये बड़ा गंभीर आरोप है। स्नेहा जी, अगर ये आरोप इतना ही गंभीर है तो मैंने एक सवाल छोड़ा था कि वो डर कहां चला गया जब माँ और बेटी ही प्रतिनिधित्व करेंगे महिलाओं का। स्नेहा जी, वो डर कहां चला जाता है जब पति पत्नी ही प्रतिनिधित्व करेंगी महिलाओं के नाम पर। स्नेहा जी, जब एक मुख्यमंत्री को जेल होती है तो मुख्यमंत्री के लिए जब नॉमिनेशन का प्रक्रिया आती है, जब नामित करने की बात आती है, तो वो अपनी पत्नी को ही आगे बढ़ाता है। ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे थे स्नेहा जी? ये सवाल मैं आपके हजारों दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं कि वो कौन लोग हैं। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है स्नेहा जी, मैं बहुत विनम्रता से बात छोड़ता हूं। तमाम तरीके की ऐसे बिल्कुल दूध के धुले बन गए
कि जैसे हमने तो 2010 में प्रयास किया था कि उधर फूड सिक्योरिटी बिल पास कराने के लिए आपके पास सारी व्यवस्थाएं थी, आपने पास करा लिया। आप नरेगा को मनरेगा बना रहे थे, आपके पास सारी व्यवस्थाएं थी, इन्हीं कांग्रेस की सरकार थी स्नेहा जी। आपने उस बिल को पास करा दिया, सारी व्यवस्थाएं थी, है ना। लेकिन महिला आरक्षण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। तो ये दोहरा चरित्र किसका है, ये पूरा देश को आज देखने को भी मिल रहा है स्नेहा जी। स्नेहा जी, मेरे साथी ने 1976 का जिक्र किया, आपने सुना होगा। अगर 1976 के हिसाब से हम जनगणना के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम 2011 की जनगणना के हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, शायद मेरी जहां तक जानकारी है। मुझे लगता है मैं अपनी जगह ठीक हूं इसमें। जी जी, तो पहले तो के हिसाब से लेकिन मेरे साथी के जबान पर 1976 क्यों आया स्नेहा जी, ये बात बहुत दिलचस्प बात है ना। कभी कभी कहते हैं ये कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्व जन्म के पाप, क्योंकि हम तो ठेठ देहाती इलाके से आते हैं स्नेहा जी, हम तो यही सब जानते हैं। तो कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्व जन्म के पाप, तो जो इनके कुछ पूर्व जन्म के पाप है ना, ये 1976 का जिक्र जानते हैं क्यों आया? क्योंकि 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी के दौरान जो 42वां संविधान संशोधन किया, उसके अंतर्गत 1971 की जनगणना को, कब की स्नेहा जी? 1971 गणना 1976 में जो कार्यक्रम उन्होंने लागू किया, जो संविधान 42वां संशोधन किया, उसके लिए आधार वर्ष क्या लिया? पिछली जनगणना का 1971। और 42वां संविधान संशोधन करके जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये तय कर दिया कि 2001 तक, 1976 से 2001 तक लोकसभा और विधानसभाओं की किसी भी प्रकार की कोई परिसीमन, कोई व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। क्यों भाई? क्या पिछले 25 सालों में न देश की जनसंख्या बदली, न देश का जनसंख्या अनुपात बदला, और ना कोई राजनीतिक एडवांटेज था भाई। स्नेहा जी, कांग्रेस का कोई राजनीतिक एडवांटेज नहीं था। बेचारे इतने भोले थे कि देश के हॉस्पिटलों को जेल बना दिया था, इंटर कॉलेजों को जेल बना दिया था, सैकड़ों हजारों पत्रकारों को जेल में डाल दिया था, अखबार पब्लिश नहीं किए जा सकते थे। इतने भोले थे बेचारे, इतने भोले थे ये कांग्रेस के लोग कि ये सब कर रहे थे। क्यों इतने भोले थे बेचारे? इन्हें पता ही नहीं था कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ये बचकानी सी बात जब कांग्रेस पार्टी के लोग आकर के करते, तो स्नेहा जी खून खौल जाता है। और क्यों खून खौल जाता है? इसलिए खून खौल जाता है, इस आधी आबादी को तो प्रतिनिधित्व तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जो सवाल आज भारतीय जनता पार्टी से आप कर रही हैं स्नेहा जी, और ये केवल इसलिए कर रही हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। मैं विनम्रता के साथ सवाल छोड़ता हूं, 1999 में जब इस देश में लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट हुए, देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल ने पूरे 5 साल की सरकार चलाई। जानते हैं महिलाओं की आबादी कभी भी 6-7% से ऊपर नहीं गई थी लोकसभा के अंदर। पहली बार इस देश में लोकसभा के अंदर महिलाओं की आबादी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% हुआ। पहली बार कब हुआ? जब गैर कांग्रेसी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई। पहली बार इस देश के अंदर लगभग 15% महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कब हुआ? जब इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लेकर के। अच्छा विकास जी, जब आप ये आंकड़े गिनाते हैं, हुआ। विकास जी जब आप ये आंकड़े गिनाते हैं तो विपक्ष एक आंकड़ा देता है कि किस राज्यों में आपकी सरकार है और कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद ये कहते हैं, अभी आपने सुना इन्होंने कहा कि हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सोनिया गांधी रह चुकी हैं। आपके यहाँ किसको जिम्मेदारी दी गई? संघ में कब महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी? ऐसे तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये बार बार उठाया जा रहा है कि 2011 के हिसाब से अब कैसे मुमकिन है? परिसीमन का मुद्दा बहुत ही गंभीर हो चुका है। बिना परिसीमन के आरक्षण लागू करना, ये कहा जा रहा है कि आपकी एक चाल है 2029 के चुनाव को और बाकी राज्यों में हो रहे चुनाव को साधने के लिए। स्नेहा जी, 2-3 बातें हैं। मुझे लगता है कि मैं तथ्यात्मक बात करने में विश्वास करता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया कि 1976 में जो आधार लिया था कांग्रेस पार्टी की तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, वो पिछले वर्ष के हिसाब से लिया था या उसके लिए कोई अलग से जनगणना प्लान की थी? अच्छा खैर, उन्हें भी छोड़ दीजिए। इन्हीं के नेता जो अक्सर आप कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्रेडिट लेते हुए सुनती होंगी कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने जब पंचायतों में आरक्षण का विषय लागू किया
तो पूर्व की जनगणना के हिसाब से किया था या पंचायतों के आरक्षण के लिए अलग से कोई जनगणना कराई? मेरा केवल ये व्यवहारिक सवाल है कि मुझे कंफर्म कर दे थोड़ा सा प्लीज, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि उसके लिए कोई अलग से जनगणना कराई थी। अरे भाई पिछले आधार वर्ष से ही लिया था, जो तो पिछली जनगणना विकास जी, ये संपन्न हुई माना थी, जाए कि ये उसके सिस्टम हिसाब का से ही सिस्टम आगे चलता उसे चला implement आएगा। किया गया। विकास जी, मेरा एक सवाल है, तो ये मान लिया जाए कि जो उनकी सरकार ने किया, जो उन्होंने किया, वही सिस्टम दर सिस्टम आप भी मेंटेन किए रहेंगे, बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल, देखिए अगर बदलाव की गुंजाइश हम में नहीं होती तो हम क्यों महिलाओं की 33% आरक्षण को फ्लोर पर लेकर के आते और देश की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करते। हम तो इनकी तरह आते और कह देते कि हम तो पास कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या करें, कांग्रेस पार्टी ने तो सहयोग नहीं किया या समाजवादी पार्टी ने सहयोग नहीं किया और इन्होंने तो पास ही नहीं होने दिया। हम क्यों नहीं, हम हमारे पास भी तो ऑप्शन था ना। स्नेहा जी हमने पास कराया ना 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम, कराया कि नहीं कराया? ये इच्छा शक्ति है। इनके चश्मे से देखोगे तो सावन के अंधे को हरा हरा वाली कहानी चरितार्थ होगी। स्नेहा जी आज स्थिति इस देश की है, मैं तो कहता हूं ये बात कि ये तो 1980 के दशक में हो जाना चाहिए था, जब इस देश में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आती है, तभी हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं जो सोनिया गांधी के नाम का दंभ भरते हैं और आरएसएस से तुलना कर देते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संगठन है ना कि राजनीतिक दल है। स्नेहा जी ये बात तो आपको ही काउंटर कर देनी चाहिए थी। आज आप भारतीय जनता पार्टी लेकिन लगातार ये मुद्दा तो सदन में भी उठाया गया ना, ये मुद्दा तो सदन में भी उठाया गया। अखिलेश यादव ने तो सदन के भीतर कहा ना। नहीं, अखिलेश यादव जी को ओबीसी बेटियों की और एससी बेटियों की चिंता नहीं थी जितनी उन्हें अपने वोट बैंक की बेटियों की चिंता थी। तो अखिलेश यादव जी ने तो यह विषय भी उठाया था। स्नेहा जी विषय उठा देने मात्र से विषय ठीक नहीं हो जाता। कोई बात कह दे, मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं और बात के साथ लॉजिकल आपको तर्क दे रहा हूं। तर्कों के आधार पर आप प्रूव करिए कि आएंगे जवानी जमा खर्च करेंगे कि नहीं। साहब हम तो श्रीमती सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रहे। अरे साहब कोई दूसरी महिला नहीं है, महिलाओं के नाम पर कौन आएगा? श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्रीमती डिंपल यादव और ममता बनर्जी, ये आएंगे महिलाओं के नाम पर। कि महिला कोई सामान्य महिला स्नेहा सिंह नहीं आ सकती कभी लोकसभा में? मैंने आपको इसीलिए शुभकामनाएं दी थी स्नेहा जी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो इच्छा शक्ति दिखाई है कि कल इस डिबेट रूम से बैठ करके, इस पैनल में से निकल करके कोई स्नेहा सिंह न्यूज रूम से निकलेंगे और देश की लोकसभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और डर ही नहीं आई है। भाई सीटें तो उतनी है ना स्नेहा जी, मैंने कहा ना कि किसी की बेटी को उस लोकसभा से बाहर जाना पड़ेगा, किसी की पत्नी को उस लोकसभा से बाहर जाना पड़ेगा और इन नेताओं को इसीलिए डर हो रहा है, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है कि कहीं अच्छा, ये 850 सीटों वाली बात लेकर के बार बार ये लोग टारगेट कर रहे हैं। 850 सीटें नहीं, देखिए लोकतंत्र अधिक समावेशी होगा। आपने छोड़ी जी स्नेहा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण। इस देश में जब 1951 में इलेक्शन हुए तो 7,38,000 की आबादी पर एक सांसद हुआ करता था। इसमें कितना? 7,38,000। और 2019 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 25 लाख से भी ज्यादा आबादी पर आज एक सांसद होता है। 25 लाख से ज्यादा आबादी पर। तो मैं विनम्रता के साथ कहता हूं चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। भाई 15 साल के लिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल के माध्यम से। ये 15 साल तक के लिए एप्लीकेबल होगा और 15 साल के बाद इसकी तत्कालिक सरकार समीक्षा कर सकती है और जो संशोधन चाहे वो कर सकती है। अब इन्हें इतना डर क्यों लग रहा है? क्या ये मान बैठे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2047 तक ये सत्ता के इर्द गिर्द नहीं रहने वाले, इनकी परमानेंट विदाई हो गई है? तो मुझे या तो ये लग रहा है इन्हें कि हम परमानेंट जा चुके हैं सरकार और सत्ता से, इसलिए जितना चिल्लाना है अभी चिल्ला लें हम। बस मुद्दे पे आते हैं। आज महिला आरक्षण का मुद्दा उसी पे रहते हैं, बाकी तमाम मुद्दे वाकई बहुत गंभीर है, उन पे बाद में चर्चा करेंगे। विकास जी जी विपक्ष का आरोप है कि आप पूरी तरीके से महिलाओं के साथ एक बार फिर से छलावा करने जा रहे हैं। वो बार बार बिहार के मुद्दे को उठाते हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उन राज्यों की सीटें बढ़ा रहे हैं जहां बीजेपी मजबूत है। क्या ये लोकतंत्र के साथ डेटा मैनिपुलेशन है? वो कह रहे हैं हम तो परिसीमन करा के ही हर बिल को ले आते थे और आपके राज्य में क्यों नहीं परिसीमन हो रहा? आप क्यों बिल पास कराने के लिए इतना बेताब है?
सबसे पहली चीज तो स्नेहा जी बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। अब मैं इसे थोड़ा विश्लेषण कर देता हूँ। जी ये 3 बिल आ रहे हैं जो आज 3 बिलों का मसौदा प्रस्तुत किया गया है। पहला है महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, दूसरा है परसीमन को लेकर के विधेयक और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेशों का संशोधन विधेयक। जी अब इसमें परसीमन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है स्नेहा जी, जरा पूछ लेना बिल्कुल मेरे जुड़ा साथी है। से। जुड़ा है ना। तो अब ये बता दिक्कत तो यहाँ रहे पर है। परिसीमन भी आप अपने आधार पे करा रहे हैं उन्हीं राज्यों का जहां पे आपको फायदा हो। स्नेहा जी ये कैसे बच्चों वाली बात करते हैं ये कि सब कुछ आप अपने हिसाब से करा लेते हैं। चुनाव आयोग काम करता है, चुनाव आयोग हमारे हिसाब से काम करता है, ईवीएम हमारे हिसाब से काम करती है। और हाँ मुझे ये लगता सच है है, कि ये सच है कि तमाम की काम संवैधानिक आपके संस्थाएं हिसाब से सुप्रीम कोर्ट तक करती तो है। कह दिया गया निकाल था। के देख लीजिए। इन्हीं के कांग्रेस नेताओं के द्वारा कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सारे पर कोर्ट काम करती है। तो देखिए जब मन का ना हो तो कांग्रेस पार्टी के पास सबसे अच्छा बहाना है कि दूसरे पर ठीकरा फोड़ दो। मैं हमेशा से कहता हूं गालिब मैं उम्र भर यही भूल करता रहा, दूर चेहरे पर जमी थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए आपको आईना बांट दे एक बार, तब जाकर के देख करके आएंगे तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा बोलेंगे। क्योंकि विषय पर तो बोले ही नहीं। आपने देखा होगा कि कभी अडानी अंबानी पर चले गए तो कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर चले गए। वो लोग बातें करते हैं 2004 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई तो 35 रुपए पेट्रोल था और जब मनमोहन सिंह की विदाई हुई 10 साल में तो 71-72 रुपए पेट्रोल था। सर 100% बढ़ा, 100%। उस हिसाब से तो आज पेट्रोल 10 साल में होना चाहिए था 150 रुपए स्नेहा जी। तो ये आकर के यहाँ ज्ञान देने लगते हैं क्योंकि कुछ नहीं है, केवल ज्ञान के अलावा इनके पास है कुछ नहीं इन लोगों के पास इसके अलावा। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए जातियों को लेकर के जाति जनगणना को बार बार इन्हें ख्याल आता है, लेकिन अखिलेश यादव जी को जाति जनगणना का ख्याल नहीं आया जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है इसमें। बड़ा इंटरेस्टेड थे अखिलेश यादव, क्योंकि वो अगर कोई मुस्लिम महिला डिंपल यादव की जगह कोई बानो आ जाएंगी, कोई अंसारी आ जाएंगी, कोई कुरैशी आ जाएंगी, कोई खान आ जाएंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं है। डिंपल यादव जी रिप्लेस हो जाए, कोई खान आ जाए तो अखिलेश यादव को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई स्नेहा सिंह आ जाएंगी, कोई कविता सिंह आ जाएंगी, कोई कविता यादव आ जाएंगी, कोई आरती चौहान आ जाएंगी, कोई आरती कश्यप आ जाएंगी। इनसे बड़ी दिक्कत है अखिलेश यादव को, इनसे बड़ी समस्या है। तो ये दिक्कत आपको आज दिख गई होगी अखिलेश यादव की डिबेट में। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज, देखिए जातियों का जिक्र जब हमारे साथी ने किया तो साथी से पूछ लेना 2011 में जो इन्होंने जनगणना कराई थी स्नेहा जी, उसमें इन्होंने जाति पूछी थी, है ना। जातियों के आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए? विदाई तो 14 के बाद हुई है ना इनकी। जरा पूछना इनसे कि जातियों के आंकड़े एक बार सार्वजनिक कर देते। क्यों? तब कह दिया था सर उसमें टेक्निकल एरर है इसलिए हमने सार्वजनिक नहीं किए। क्योंकि अक्सर कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ बोल देते हैं, इसलिए मैंने कारण भी बता दिया आपको, है ना, कि तब ये कह देते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है सरकार का कि उसमें टेक्निकल एरर था इसलिए मैंने जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। तो ये झूठ के साथ साथ प्रोपेगेंडा बेस्ड पार्टी है, 100% प्रोपेगेंडा से चलने वाली पार्टी है ये। तो मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है कि राजनीति को शुचिता का माहौल बनाए रखने के लिए अच्छा, ये लोग बार बार बिहार का, जब आप महिला आरक्षण या महिला हितैषी मुद्दे पे बोलते हैं तो ये लोग बिहार का मुद्दा उठाते हैं। स्नेहा जी जी बिहार के मुद्दे का, और मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दे का, देखिए जब आप इस तरीके की बात करते हैं, बिहार में भी महिला जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो हम सब ने देखा कि किसी और को मौका मिला क्या आरजेडी पार्टी के अंदर कोई अन्य महिला नहीं थी क्या? विधायक थी या नहीं थी? जरा पूछ लेना, क्योंकि उनके सहयोगी रहे, बहुत समय तक उनके साथ गलवैया की हैं, अब भी करते हैं। अब भी अखिलेश यादव ने रैली की थी, आपको याद हो, है ना। तो ये एक बार पूछ लेना, मेरे साथी से बताएंगे कि राबड़ी देवी के अलावा कोई महिला थी ना? नहीं थी ना। और अभी बड़ी डंके की चोट पे कह रहे थे कि साहब जो है वो, हम तो साहब हमें जब मौका मिला तो हमने साहब किसको बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष? श्रीमती सोनिया गांधी को। अच्छा, जब आप ये बातें कहते हैं तो ये लोग एक सवाल उठाते हैं कि आप अभी तो बधाई दे दिए, अभी तो आप बधाई दे दिए कि कल को कोई स्टूडियो से निकल के और कोई आम महिला सदन में बैठेंगी, लेकिन आप क्या करते हैं? इन्होंने कहा कि किस राज्य में आपकी सरकार है और कितनी आपकी महिला मुख्यमंत्री है, जरा ये आंकड़े बता दीजिए। स्नेहा जी बहुत विनम्रता से आपके सामने मैंने सवाल छोड़ा था और मैंने कहा था मैं आपके साथ साथ हजारों दर्शकों के लिए छोड़ता हूं। जब 1999 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ और इस देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अपने 5 साल पूरे करने के लिए बनी तो इस देश में पहली बार महिला सांसदों का आंकड़ा 10% से पार हुआ। ऑन रिकॉर्ड में ये बात बोल रहा हूं, पहली बार इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जब 300 का आंकड़ा पार किया
तो इस देश में संसद के अंदर महिलाओं की संख्या 15% हुई। क्यों नहीं ये गर्व से बता पाते हैं कि जब हम आए तो हमने इतना बढ़ाया? क्यों नहीं बता पाते? क्यों? जब महिलाओं की बात आएगी तो श्रीमती सोनिया गांधी इन्हें नजर आएंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आएगी आपने तो श्रीमती सांसदों की इंदिरा गांधी संख्या नजर बढ़ाई, आएंगी ठीक है। प्रधानमंत्री बनाने के लिए। विकास जी, आपने सांसदों की संख्या बढ़ाई, ठीक है, आपने महिलाओं को नेतृत्व दिया, अच्छी बात है, और वाकई ये डेटा आए हैं सामने कि आपके कार्यकाल में महिलाओं पे जिम्मेदारियां ज्यादा दी गई और उनको काम करने का मौका दिया गया। लेकिन जो इनका एक बहुत बड़ा आरोप है, जरा उसका जवाब, ये बार बार इस आरोप को उठा रहे हैं कि आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर महिलाओं को रखते हैं, सिर्फ गिने चुने ही नाम क्यों रखते हैं? बिल्कुल, इसीलिए स्नेहा जी अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है स्नेहा जी, जब लोकसभा और संसद के अंदर 33% महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उसमें हमारे पास बहुत से ऐसे चेहरे होंगे स्नेहा जी कि हम उन्हें प्रधानमंत्री, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे कर सकते हैं। आज देखिए कि कहीं किसी की बेटी है, जरा पूछिए रेखा गुप्ता से कि उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, उनके परदादा, बाबा, दादा क्या करते थे, क्या किसी राजे रजवाड़े के परिवार से थे या किसी राजनीतिक रसूख वाले परिवार से थे रेखा गुप्ता के परिजन? जरा पूछिए इनसे, नहीं मालूम है इन्हें। हम इसीलिए तो लेकर के आ रहे हैं जी, इस सवाल का तो जवाब इसी में निहित है कि हम ये विधेयक लेकर के इसीलिए आ रहे हैं कि जब महिलाओं की हिस्सेदारी लोकसभा और विधानसभा में बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर सारे राजनीतिक दलों के पास, अब इन्हें डर ये लगता है कि कहीं किसी गांधी को सीट त्यागनी पड़ सकती है स्नेहा जी, कहीं किसी यादव को सीट त्यागनी पड़ सकती है स्नेहा जी, चाहे वो बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। तो इन्हें तो डर इस बात का है। मैं कह रहा हूं आपको कि डर विधेयक का कम है, डर है अपनी पत्नी के, अपनी पुत्री के विदाई का। डर इस बात का है, डर किसी महिला विधेयक का नहीं है। डर है कि इनके जो परिवारवादी महिलाएं हैं जो कब्जा जमा करके बैठी हुई हैं, डर है उनकी विदाई का। तो उनकी विदाई कैसे आप लोग पहले ही तय कर दे रहे हैं? अगर 33% आरक्षण होगा तो उनके भी तो कहीं ना कहीं बात होगी ना। स्नेहा जी एक विदाई हुई थी अमेठी में 2019 में, देखा था ना आपने, है ना? वो भी नारी शक्ति का प्रबल उदाहरण है कि 2014 में वो हारी और उन्होंने तब तक प्रण नहीं छोड़ा, तब तक रण नहीं छोड़ा जब तक युवराज को हरा नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि किसी दिन कोई स्नेहा निकलेंगी और वो कहेंगे कि हम आए हैं और हम करेंगे डिफीट, हम किसी परिवारवादी महिला को हराएंगे, हम किसी परिवारवादी पत्नी को हराएंगे, हम किसी परिवारवादी बेटी को हराएंगे। बलिया का है साथ जल्दी से फाइनल कमेंट। हमारे बलिया की घटना है, उस बच्ची के साथ प्रचार करने की बात कर रहे थे इनके प्रशासन के लोग। एक तरफ तो ये राजस्थान का जिक्र कर रहे थे। अरे आप हमारे बलिया में जो घटना हुई है उसके आपका क्या बयान है? बलिया की घटना पे आप जवाब दीजिए। भजनलाल शर्मा जी जो किसी राजनीतिक बलिया पे बयान दीजिए ना, बलिया पे जो बेटी के साथ दुष्कर्म किया आपके प्रशासन के लोगों ने। कि अब ये खुद ही अपना डिसाइड करके बताएं कि ये है किस तरफ। ये एक तरफ स्टैंड की बात करते हैं और एक तरफ आप बलिया पे जवाब दीजिए कि एक बेटी अगर खाने में जा रही है, कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे तो और भी मुद्दे ना। जी दूसरी चीज, पूरी डिबेट को इन्होंने एक अलग रंग देने की कोशिश की, एक अलग तरीके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई राजनीतिक आधार नहीं है। इसने आज बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, मैंने कहा ना श्रीमती सोनिया गांधी मुझे लगता नहीं है किसी परिवार से आती होंगी, बेचारी बहुत संघर्ष करके आई कांग्रेस पार्टी में, अभी किसी को पता नहीं है आपको। इसने आज बहुत संघर्ष किया, बूथ स्तर के अध्यक्ष नहीं है, बरसों उन्होंने बूथ पर और सोनिया गांधी के सवाल खड़ा कर रहे हैं, जवाब देना मुझे देना, अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने लगातार सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का खिताब श्रीमती सोनिया गांधी को हासिल है, जिनको लेकर के बहुत बातें कर रहे थे हमारे साथी। 19 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो, उनके पिता ने इस देश के लिए शहादत दिया है। निर्दोष शर्म आनी चाहिए आपको। डरो मत सलीम भाई, डरो मत। जरा एक पत्ता भी मुझे याद आया, इन्हीं के वर्तमान अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग अब डरने की बात कांग्रेस को करेंगे, जिस कांग्रेस ने हमेशा इस देश के लिए शहादत दिया है। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग अब हमें डराएंगे। प्लीज मेरा बड़ा निवेदन है आपसे, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। इसने आज श्रीमती सोनिया गांधी को अपना मालिक बताने वाले लोगों को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो ये प्रमाणित हो गया कि रबर स्टैंप कौन था। रबर स्टैंप तो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जो संसद के फ्लोर पे कहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी हमारी मालिक है। तो मालिक और नौकर का रिश्ता कहां होता है, ये मुझे थोड़ा मेरा ज्ञानवर्धन मेरे साथी से करा लेना। दूसरी बात, हम सबको याद है जब 2012 में एक डेलीगेशन आया था विदेश से,
तब उस विदेश डेलीगेशन को हमारा प्रधानमंत्री तत्कालीन पीछे खड़ा था और श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की लीडर थी, किस हैसियत से वो डेलीगेशन सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी को एंटरटेन करता है। श्रीमती सोनिया गांधी बैठती हैं और जाकर के देश का प्रधानमंत्री बाद में बैठता है सोनिया गांधी के। वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी और रबर स्टैंप भारतीय जनता पार्टी का है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा विनम्रता के साथ मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूं कि वो इनसे जरा पूछ लें, इनके पास कोई जवाब नहीं है। दरअसल मुद्दा विशुद्ध रूप से ये था। मैंने परिवारवाद पे मैं बहुत नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि एक दिन मेरे साथी से कहते ना डिबेट रख लेना परिवारवाद पे, चुनौती के साथ स्नेहा जी, चुनौती के साथ बुला लेना इन्हें। मैं बता दूंगा कि वास्तविक परिवारवाद क्या होता है। मैंने महिलाओं को लेकर के बात की। क्यों विकास जी इन्होंने एक प्रकरण उठाया और कहा कि उस पे जवाब दें। आप एक तरफ महिला आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है आपकी सरकार में। ये बड़ा गंभीर आरोप है, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद इनका फाइनल कमेंट लेते हैं। स्नेहा जी, मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर के मेरे साथी ने स्वयं कहा कि जब संज्ञान में आया तो एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई हुई। स्नेहा जी, बदले हुए माहौल को समझिए आप। आज इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक स्टेशन पर कोई मन चला किसी महिला को छेड़ता है तो अगले स्टेशन पर उसका बुलावा आ जाता है। ये वो उत्तर प्रदेश है। आज ये उत्तर प्रदेश वो है कि जब बड़े से बड़े रसूख वाला भी अगर महिला के साथ कोई बदतमीजी करने का प्रयास करता है तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। स्नेहा जी, आप जिस लखनऊ में बैठी हैं, उसी लखनऊ में आप याद करिए एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला आलमबाग के पास पुल के नीचे का हम सबको वो विषय याद है। 24 घंटे नहीं बीते तो उस दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ये है बदला हुआ उत्तर प्रदेश। यहाँ आकर के बातें कर देना और तमाम सी बातें करके राजनीतिक क्रेडिट लेने मात्र से चीजें नहीं हो जाती। स्नेहा जी, राजनीतिक विषय ये है कि इस देश में देश की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने का जो बहुआयामी और बहुप्रतीक्षित बिल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लेकर के आ रहे हैं। मैं विनम्रता के साथ ये बात कहता हूं, आप भी कहिए, कम से कम आधी आबादी के विषय तक को रखिए कि ठीक है 2011 से आ रहा है। अरे भविष्य में आपकी सरकार 2011 की जनगणना आपने भी कहा कि इन्हीं के शासनकाल में हुई थी भाई, किसी और के शासनकाल में नहीं हुई थी। जी, पक्ष के साथ जल्दी से कि आखिर क्यों नहीं उसके सोनिया गांधी जी के पति श्री राजीव गांधी जी ने शहादत के बाद क्यों नहीं देना कितने सालों वर्षों बाद